हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है हमारी जनरल स्टडीज़ की, और प्रीवियस क्वेश्चन से जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएसजी, जीडी एयरफोर्स और यूपी पीसीएस तक के जो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन से अटैच होते हैं। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन था। तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत के वायसराय कब थे? माउंटबेटन थे। तो इसको ध्यान रखेंगे। और डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब दिया गया था? 1947 को। 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। अच्छा, वेबल लिनलिथिगो के बारे में 3 प्रमुख चीज़ें बताइए, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट्स की सीरीज चल रही है ना उसमें हम सारे वायसराय पढ़ रहे हैं। तो 3 प्रमुख चीज़ों के घटनाओं के बारे में बताइए जो लिनलिथिगो के समय पर हुई थी। तो और वेबल के बारे में भी अगर पता हो तो वो भी बता दो। तो 1 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है। तो भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है ये दिया गया। अच्छा, नागरिकता के बारे में भाग 2 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो आपका जो भाग है तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन सा आर्टिकल है आपका? 5 से 11। तो 5 से लेकर 11 आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि आपको नागरिकता किस तरीके से मिलेगी और किस तरीके से आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। तो इन सबकी जानकारी आपको आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दी गई है। तो नागरिकता का लोप कब हो जाता है? जब व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही है। जब आप अपने देश की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये भी सही है कि जब वे नागरिकता का परित्याग कर देते हैं, अगर आप अपनी इच्छा से नागरिकता का परित्याग कर देंगे तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये भी सही है। और तीसरा है कि जब किसी सरकार किसी कारण से आपकी नागरिकता से वंचित कर देती है, तो ये भी सही है। तो तीनों की तीनों ऑप्शन सही है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। तो भारत में लघु संविधान की संज्ञा अनुच्छेद 42 को दी गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली गई थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें जो इनमें सुधार किया गया बाद में आके जनता पार्टी सरकार के द्वारा, वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया। तो जितने भी सुधार हुए हैं 42वें संविधान संशोधन के, वो 44वें संविधान संशोधन में ही किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों जो संशोधन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस सरकार ने 42वां पारित किया था, जनता पार्टी सरकार ने 44वां पारित किया था, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 का इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त है। तो मौलिक कर्तव्य, अच्छा मौलिक कर्तव्य कितने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या ये न्यायोचित है कि गैर न्यायोचित है? ये गैर न्यायोचित है। आप इनके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होता है तो आप इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बाकी अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो वो न्यायोचित है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और ये इनकी मान्यता कौन सी है? तो इस प्रकार क्वेश्चन की पूछा गया है कि भारत में मौलिक कर्तव्य को कौन सी मान्यता प्राप्त है। तो ये वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बचा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना। और मौलिक कर्तव्य के बारे में आपका किसमें दिया गया? आर्टिकल 51 का है। ठीक है, इसके बारे में दिया गया एक ही आर्टिकल है इसके लिए। तो 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है हमारे नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी की एक प्रमुख किताब के बारे में बताइए। और महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था ये भी काउंट करके बताओ। एक बुक के बारे में और भारत आगमन के बारे में। तो 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने का काम मैकाले का था। मैकाले के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। अच्छा, अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जा रही थी? क्या वो हमें सुधार करना चाहते थे? नहीं, वो चाहते थे कि हम उनके गुलाम बने और उनकी बात माने, क्योंकि अंग्रेजी समझेंगे तो वो आराम से हमारे ऊपर ओवर रूल कर पाएंगे, इसलिए। बाकी बात करते हैं कर्जन के बारे में। तो कर्जन के काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताइए। कम से कम 3 घटनाएं तो बताइए। अगर और ज़्यादा पता है, पूरी घटनाएं पता है तो पूरी घटनाएं कमेंट करके बताओ, क्योंकि शॉर्ट सीरीज में हम इन सबको पढ़ रहे हैं। तो 6 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, कहाँ पर की थी? दौलताबाद की थी। ध्यान रखेंगे। अच्छा, इतिहास में क्या है, मोहम्मद तुगलक जो ना बहुत ही ज़्यादा शिक्षित कह सकते हैं एक तरीके से, कि दिमागदार अक्लमंद शासक था। लेकिन जितने भी इसने काम किए हैं, 4 प्रमुख इसके काम रहे। जल्दी से कमेंट करो, क्रम में लगाओ इनको कि 4 प्रमुख ऐसे कौन से काम रहे हैं जो मोहम्मद तुगलक ने किए तो अच्छे के लिए थे लेकिन बुरे हो गए। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही कहावत प्रसिद्ध है कि शासक को जनता से और जनता को शासक से मुक्ति मिल गई थी। तो होशियार तो बहुत था, लेकिन जो भी काम करने जाता था इतना ज़्यादा पनौती हो गई थी लाइफ में कि सारे काम उल्टे हो जाते थे। बाकी फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर बात करते हैं तो उसके समय सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी, सबसे ज़्यादा बगीचों की संख्या और सबसे ज़्यादा नहरों की संख्या भी फिरोज शाह तुगलक के समय पर ही थी। तो 7 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और राजगृह में जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी। बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, 8 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऋग्वेद में के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चतुर्वर्ण के बारे में व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो चतुर्वर्ण की जो व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पुरुष सूक्त में मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन सा मंडल है ये, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। अब पुरुष सूक्त से ही चतुर्वर्ण निकले हैं, जैसे ब्राह्मण जो है ना एक आदि पुरुष का मस्तक है और क्षत्रिय भुजाएं हैं और वैश्य आपको उनका पेट है और शूद्र जो है वो पैरों को दर्शाया गया है। तो 9 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रगट सिंह का संबंध किससे है। तो प्रगट सिंह का संबंध किससे है, तो प्रगट सिंह हॉकी के बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी थे। तो ध्यान रखेंगे। बाकी कुश्ती, कबड्डी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी प्रमुख चीज़ है, बार बार एग्जाम में इनको रिपीट किया जाता है, इसलिए 1-2 बार देखो, रिवीजन करो, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।